हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, गेट एंड आईआईटी जैम दोनों एग्जाम पास में हैं, तो हमने स्टार्ट करी है ये सीरीज़ जिसका नाम हमने दिया है अप्रोचिंग न्यू क्वेश्चंस। लास्ट ईयर भी सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको और क्वेश्चंस देखना है वहाँ से देख सकते हैं। ये स्केड्यूल मैंने आपको इस वाली सीरीज़ के लिए दिया था। आज हम देखने वाले हैं काइनेटिक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले वाली दोनों वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, उनके वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले ना हम स्टार्ट करें, ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में करवाया था। यहाँ पर ना थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने खुद से ही फ्रेम किया है, किसी बुक का नहीं है। तो यहाँ मैंने आपसे पूछा था कौन सा स्पीशीज है जो बिहेव नहीं करेगा लाइक लोन पेयर ऑफ फोस्फीन। जिसने वीडियो नहीं देखी है, एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लेना। मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर मैंने बोला था ए, बी एंड डी होगा, तो एक्चुअल में इसका आंसर ए एंड डी होने वाला है, बी नहीं होगा। क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर भी जो ये लोन पेयर हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन्वर्जन में, पिरामिडल इन्वर्जन में, और ऐसे यहाँ पे भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये रहता है अपने पास, जैसे ही अपने पास ये 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पे भी जो ये लोन पेयर हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते स्ट्रेन की वजह से, ठीक है, और यहाँ पर भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 5 मेंबर रिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। जो 6 मेंबर रिंग होती हैं या फिर इससे हायर मेंबर रिंग जो होंगी उनमें पार्टिसिपेशन होता है। इसीलिए यहाँ पर ना एक क्वेश्चन भी बनता है, अगर मैं आपको बोलूँ ये फर्स्ट है, लेट्स से ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इसमें आपको लगाना है बेसिसिटी ऑर्डर। तो आप क्या बोलेंगे, हम ये कहते हैं कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है ना उसके एस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर कम होगा, अगर एस कैरेक्टर कम है तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो एक्चुअल में होता ये है कि सेकेंड वाली जो ये वाली रिंग है ये सबसे कम बेसिक होती है, इसके बाद थर्ड वाली होती है, एंड देन अगर हम इन दोनों में डिसाइड करें ना तो वैसे तो फोर्थ वाली सबसे ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन होता है तो इसके लोन पेयर तो अवेलेबल नहीं रहेंगे डोनेशन के लिए, तो ये जो है वो लेस बेसिक हो जाती है 6 मेंबर वाली, और जो ये 5 वाली है ये ज़्यादा बेसिक हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होता, 6 मेंबर रिंग में ज़्यादा अच्छे से होता है, इफेक्टिव होता है, इससे हायर मेंबर में तो और आराम से होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर था वो ऑप्शन ए एंड डी रहने वाला है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर ना मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी कहीं प्रीवियस ईयर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैंने काइनेटिक्स से उठाया क्वेश्चन, यानी कि उसमें लाइन दी हुई थी, मैंने इसको क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। तो आपको बताना है द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज। तो ऐसे वाले केस में ना पहले वीडियो पॉज करना, एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, उसके बाद आंसर देखना। ठीक है, तो अब ना अगर आपने लगाया है इसका आंसर ऑप्शन बी तो वो है गलत, काट दो उसको। देखो, हम जनरली ये पढ़ते हैं कि जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर आपने ये सोच के लगा दिया कि इसका आंसर ये सेकंड वाला स्टेप होने वाला है, मतलब ऑप्शन बी होगा, तो आंसर गलत है। देखो, अगर मैं ये वाला स्टेप हटा दूं ना यहाँ से, अगर ये हटा दूं, अब आपसे पूछूं सिर्फ 2 ही स्टेप है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये फास्ट है ये स्लो है, अब आप बोलेंगे सेकंड वाला है रेडिटरमाइनिंग स्टेप, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मेन पॉइंट क्या है, देखो ए जो है, एक तो अगर ए से पहले बी बनेगा देन सी बनेगा, तो एक तो ये वाला पाथ हो गया सी बनने वाला जिसमें पहले बी बन के वो सी के थ्रू जा रहा है, ठीक है, सी बन रहा है, और दूसरे वाला पाथ ये है कि जहाँ पे ए से डायरेक्टली वो सी बन रहा है। तो बेसिकली ए से सी बनने के 2 पाथ हो गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अब ना आप ध्यान रखो, केमिस्ट्री में चाहे कैसी भी रिएक्शन हो, हर एक रिएक्शन वो वाला पाथ फॉलो करती है जिसमें वो फास्ट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में। तो जब भी रिएक्शन के पास 2 ऑप्शन होंगे, 2 पाथ फॉलो करने का ऑप्शन होगा, तो वो हमेशा उस वाले पाथ से जाती है जहाँ से रिएक्शन फास्ट हो, जहाँ से कन्वर्जन टू प्रोडक्ट फास्ट हो। ठीक है, तो इस वाले केस में जो मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा ना सी, वो इस वाले पाथ से बनेगा, यानी कि रिएक्शन जो है वो मेजोरिटी जो एक्सटेंट है उसका वो इस वाले स्टेप से, इस वाले पाथ को फॉलो करके सी में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे वाले केस में जब हमें पता है कि मेजोरिटी ऑफ दी जो प्रोडक्ट है सी वो इस वाले पाथ से बनने वाला है, तो अब इन दोनों रिएक्शंस का, दोनों पाथ्स का ऐसा कोई रोल नहीं रह जाता, दोनों स्टेप्स का कोई रोल रह नहीं जाता है। तो इस वाले केस में हम ना बता नहीं पाएंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो इस वाले पाथ से हो रहा है और ये फास्ट स्टेप है। तो अब ना हमें नहीं पता इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है, इसीलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं रहेगा। बस इतना ध्यान रखो कि जब भी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जिसको 2 पाथ मिल रहे हैं एक प्रोडक्ट तक पहुंचने के, तो वो हमेशा वो वाला पाथ फॉलो करेगा जहां से प्रोडक्ट में कन्वर्जन फास्ट हो। ठीक है, ये वाली चीज होती है। आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं।
चांसेस है कि एक भी ऑप्शन ठीक हो जाए या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चारों ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ये रहा, ठीक है। इस वाले रिएक्शन के लिए क्या हुआ है, रिएक्शन में जो ए है, ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, ठीक है। इसके लिए ग्राफ ऐसे बनाया गया है कि टाइम 0 पे ए की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी और टाइम 0 पे बी और सी के हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। फिर जैसे ही टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ, सी की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़नी स्टार्ट हुई और साथ ही में बी की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करनी स्टार्ट हुई। ये हमें ग्राफ से समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू 0 पे ए का तो कुछ ना कुछ अमाउंट था, लेट्स से ए अमाउंट था ए का, ठीक है। बी बिल्कुल नहीं था, सी भी बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, टाइम टी पे अगर हम देखेंगे तो इसमें से कुछ अमाउंट लेट्स से एक्स माइनस हुआ होगा, तो यहाँ पे लेट्स से वाई बन गया, यहाँ पे जेड बन गया, और फिर हम ये कहते हैं जो एक्स किसके इक्वल है, वाई प्लस जेड के इक्वल है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसी चीज को ग्राफ से दिखाया हुआ है ना, पैरेलल रिएक्शन है ये। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। आप इस ग्राफ को देख के यहाँ से कौन से कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। देखो, फर्स्ट मैंने यहाँ पर दिया है कि जो रेट कांस्टेंट Kc है, जो ये वाला रेट कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं है इसकी, जो ये वाला रेट कांस्टेंट Kc है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Kb, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उसमें दिया हुआ है Kb इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Kc। अब बात ये है कि इन दोनों में से ना एक टाइम पे एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है, या तो Kc Kb का डबल होगा या फिर Kb Kc का डबल होगा, क्योंकि दोनों चीजें तो एक बारी में एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली करेक्ट नहीं हो सकती हैं। इन दोनों में से एक पॉइंट पे कोई एक ही ठीक होगा, है ना। तो हमें ना यहाँ से देखते हैं एक बार, यहाँ पर जो बी बन रहा है ना उसका रेट कांस्टेंट Kb है और जो सी बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट Kc है। अब सपोज करो मैंने ये वाला टाइम देख लिया, ठीक है। तो इस वाले टाइम पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखना स्टार्ट करें तो बात क्या थी कि स्टार्टिंग में तो बी भी 0 है और सी भी 0 है। इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, लेट्स से वाली 5 है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से 10 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हमने टाइम 0 पे देखा दोनों 0 थे, लेट्स से यहाँ पे 5 मिनट्स के बाद हमने देखा अगर, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन 5 है और बी की कॉन्सेंट्रेशन 10 है, मतलब दोनों स्टार्टिंग में 0 थे, पर जब बनने स्टार्ट हुए तो एक टाइम पे जाके बी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही है सी से। तो भी ज़्यादा कैसे होगी, ज़्यादा एक ही केस में हो सकती है कि जो ये रेट कॉन्स्टेंट है ना Kb, इसकी वैल्यू ज़्यादा है Kc से, इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन जल्दी बढ़ रही है, ठीक है। टाइम तो उन्होंने सेम लिया बट इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, कैसे हुई होगी, क्योंकि ये वाली रिएक्शन फास्ट है, Kb की वैल्यू ज्यादा है Kc से, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना समझ में आ रहा है। अब Kb ज्यादा है Kc से, तो फिर ये तो नहीं हो सकता, है ना, ऑप्शन ए तो हट गया। फिर हम बोल सकते हैं कि जो हाँ ये है ना Kb इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Kc, ये हो सकता है। अब एग्जैक्टली 2 है, 2.1 है, 2.5 है या फिर 1.8 है, ये हम नहीं बता सकते, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ग्राफ को देख के ये बताया जा सकता है कि जो Kb है उसकी वैल्यू Kc से ज़्यादा है ना। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो सकता है, अभी है या नहीं पता नहीं, बट हाँ अभी लग रहा है कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक नहीं है ना। आगे चलते हैं। फिर बोला गया है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर हम दोनों प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका अगर रेशियो लेते हैं, दैट मीन्स अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लूँ तो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है बी जिस भी स्टेप से बना है उसका रेट कांस्टेंट क्या है, Kb है, तो इज इक्वल टू Kb। ये किससे बना था, Kc से बना था। तो एक्चुअल में पैरेलल रिएक्शन में ये वाला फॉर्मूला रहता है। आप चाहे तो डिराइव कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड पहले नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है और गेट में भी आ चुका है, ठीक है, और जैम में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको आना चाहिए। हमें पता है कि जो रेशियो है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की, उसमें सिर्फ रेट कांस्टेंट आता है, तो क्या वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो 101% करेक्ट है। अब आते हैं यहाँ पे द यील्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इज 1/3। अब यहाँ पे कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, हम ये 1/3 निकालेंगे कैसे। अब 1/3 निकालने के लिए ना, इसके लिए हम श्योर है कि ये तो नहीं हो सकता, हमें इसको करेक्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको करेक्ट मानते हैं तो उस वाले केस में अगर मुझे निकालनी है यील्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, किसके इक्वल हो जाएगी, सी के लिए निकालना है, मतलब ऊपर आएगा सी के लिए रेट कांस्टेंट यानी कि Kc डिवाइड बाय में टोटल रेट कांस्टेंट्स, दो ही रेट कांस्टेंट यहाँ पर है, सो Kb प्लस Kc ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे Kc को आप Kc रहने दो, फिर हमने कहा यहाँ पे Kb किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ Kc के, हमने लिखा ट्वाइस ऑफ Kc और Kc को वैसे का वैसे रहने दिया, क्या बनाइए Kc अपॉन 2 + 1 3, थ्राइस ऑफ Kc, Kc से Kc कैंसिल कितना है 1/3,
यील्ड कितनी आ रही है 1/3 आ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट भी ठीक है। अब ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हो गए कि अगर ये ठीक है तो फिर ये भी ठीक है, और ये ठीक है तभी ये ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन बी भी ठीक है और डी भी ठीक है ना। तो यहाँ पे बी सी डी रहेगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करिए, पहले आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने ऑनेस्टली बताती हूँ कहाँ से लिया है, ऐसा ना कुछ मैंने क्लेडन में देखा था, ठीक है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। आपको सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन देखना है, इसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा एग्जाम में, बट आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऑर्गेनिक के भी और फिजिकल के तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले रीड करो क्वेश्चन पूरा, उसके बाद सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद ही आपको आगे वीडियो देखनी है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्रोफाइल। ये आपको एक ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। पहले देखते हैं क्या बताया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया सी डी, और ये क्या है, ये बताया कि एनर्जी है सी डी बॉन्ड की, और यहाँ पे ये सी एच बॉन्ड की एनर्जी दिखा रखी है, इतनी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एक हमारे पास कार्बन का बॉन्ड है H के साथ, एक बॉन्ड है कार्बन का D के साथ। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये CH बॉन्ड की एनर्जी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हम बोल सकते हैं CH बॉन्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है। समझ रहे हैं, CH बॉन्ड की एनर्जी इतनी है, अगर हम चाहते हैं बॉन्ड ब्रेक करे तो पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, हाईएस्ट प्रोफाइल यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी वाले पॉइंट पे लेके जाएंगे, देन ये फर्दर ब्रेक होगा, किसी और चीज में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, CH के लिए। अगर CD की बात करें तो एनर्जी इतनी है और यहाँ तक आएगा, मतलब ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी CD बॉन्ड की। तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है CD बॉन्ड की वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। इतना क्लियर है। और हम क्या बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन से, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, है ना। दैट मीन्स अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो फिर K की वैल्यू कम होगी। बात वही है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ही स्लो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ही स्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी CH बॉन्ड के लिए कम है तो CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू CD बॉन्ड। यानी कि अगर रेट कांस्टेंट की बात करेंगे तो जो रेट कांस्टेंट है CH बॉन्ड का उसकी वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू रेट कांस्टेंट ऑफ CD बॉन्ड। इतना क्लियर हुआ, है ना, इतना हम कह सकते हैं। ओके, अब बात ये है कि अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हुई तो हमें पता है कि CH वाले का ज्यादा है रेट कांस्टेंट। इतना समझ आया, ठीक है। अगर ये समझ आ गया वीडियो वापस पॉज कर दो, आगे पढ़ो क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करना। आपको दे रखा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंपल। ये आपके पास कोई एल्काइल क्लोराइड है, हीट किया हमने, एलिमिनेशन हुआ, यहाँ से कैसे हुआ होगा। देखो दो चीजें हैं, इस कार्बन के पास ए बार लगा हुआ है H, ठीक है। तो यहाँ से अगर H लगा हुआ है तो ये बाहर जाएगा, यहाँ से S से, और यहाँ क्या हुआ माइनस HCl। अगर यहाँ पे H के प्लेस पे हम D ले लेते क्या होगा, D निकल जाएगा, मतलब माइनस DCl। तो ऐसे वाले केस में हमें दोनों में ही क्या होगा, यहाँ पे एल्कीन मिल जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन है। आपको फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ KH बाई KD, और KH KD क्या है, रेट कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस वाले रिएक्शन में आप मान लो D नहीं है, यहाँ पे H है। तो जब ये वाली रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी प्रोडक्ट हमें यही देखने को मिलेगा, है ना। तो इस वाले केस में रेट कांस्टेंट KH है, और अगर आप H को D से रिप्लेस कर दोगे उस वाले केस में KD हो जाएगा। आपको बताना है KH बाई KD की वैल्यू क्या होगी, और आपको साथ में ये भी कंसीडर करना है। अब ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनको लगा कि ये हमें समझ में आया, तो KH की वैल्यू ज्यादा है, KD की वैल्यू कम है, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ऐसे वाले केस में तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो अगर आपने ऐसे निकाल लिया और आंसर मार्क कर दिया ऑप्शन ए, तो वो जाएगा गलत। क्योंकि देखो बात ये है, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। मेन पॉइंट ये है कि जो ये रिएक्शन है ना, ये तो इवन एलिमिनेशन है, ये E2 है ही नहीं। एलिमिनेशन अगर हम बेसिक भी बात करें, जैम वाले स्टूडेंट्स भी उनको आता है ये सारी चीजें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले Cl माइनस निकलेगा, यहाँ पे ये टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये इवन एलिमिनेशन है। यहाँ पे चाहे H लगाओ चाहे D लगाओ, उसने पार्टिसिपेट करना ही नहीं है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में।
फर्स्ट स्टेप हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकेंड स्टेप में यहाँ से H निकल जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। अगर यहाँ पे D लगाओगे तो सेकेंड स्टेप में D निकलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस वाले केस में क्योंकि ये इवन एलिमिनेशन है तो इसका तो रोल ही नहीं है। यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, जब कार्बोकेटायन बना है फर्स्ट वाला स्टेप वो है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसमें तो H का और D का रोल ही नहीं है। इसीलिए चाहे आप यहाँ पे H लगाओ चाहे D लगाओ, रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि दोनों ही केसेस में रेट सेम रहेगा, यानी कि रेट कांस्टेंट सेम रहेंगे। तो KH की वैल्यू भी सेम है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए और KD की वैल्यू भी सेम है। जब सेम है तो क्या होगा, इक्वल टू 1, रेशियो विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। मेरा आपको ये समझना है कि एक तो हम ये ग्राफ कैसे स्टडी करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन रेट कांस्टेंट के साथ क्या है, और जब हम ये रिएक्शन देख रहे हैं अगर ये E2 एलिमिनेशन होता, सपोज करो मैं इसको हटा दूं यहाँ से, मैंने दोनों मिथाइल हटा दिए यहाँ से, अब जब निकलेगा ना Cl- तो साथ ही में ये वाला भी निकलेगा, यानी कि इस बार ये E2 एलिमिनेशन से एलिमिनेट होगा। E2 एलिमिनेशन यहाँ पर होगा, फिर अब ये पार्टिसिपेट करेगा। तो इस वाले केस में जो एक तो आप ब्रेक करोगे CH बॉन्ड, दूसरे वाले केस में H के प्लेस पे D कंसीडर करोगे, फिर CD बॉन्ड ब्रेक करोगे, फिर जो ब्रेकिंग ऑफ CH एंड CD बॉन्ड है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो उस वाले केस में KH की वैल्यू ज्यादा होती है, KD की वैल्यू कम होती है, तो फिर आपका ऑप्शन ए होगा। तो अगर ये E2 एलिमिनेशन होता देन ए आंसर है। अब क्योंकि ये इवन एलिमिनेशन है तो यहाँ पे इसका रोल ही नहीं है, इसीलिए वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए। ऐसा कॉन्सेप्ट जो इसमें लगेगा ना, कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो आप सबको पता है, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा गया। तो बात वही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और आपको डेल्टा जी नोट की वैल्यू दे रखी है। हम सब ये पढ़ते ही हैं कि जो डेल्टा जी नोट होता है इज इक्वल टू -RT ln K इक्विलिब्रियम होता है ना। तो यहाँ पर आपको K इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं एग्जाम में, लेकिन इस वाले जो आपको डेटा गिवन है इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि हम सॉल्व कर पाए, वो इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, नहीं होता कोई बात नहीं, मैं करवा रही हूँ आगे। ठीक है, तो आपको ना डेल्टा जी नोट की वैल्यू दे रखी है फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इसको, जो हमें गिवन है उसको ना इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाना है। ठीक है, अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे अगर, तो क्या होगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, -21 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमें गिवन है इतना। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। वैसे ये वाला क्वेश्चन ना टिफर में पूछा गया है। ओके, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, इसका वही होगा, ग्लूकोज अलग फॉस्फेट अलग। और इस रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी है, -14 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो हमें ना इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें जो डेटा गिवन है ना उससे पहले ये वाली इक्वेशन बनानी है, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, और इस वाले रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, और यहाँ मुझे तेरा राइट हैंड साइड पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। वो कैसे आ सकता है, अगर मैं सेकंड वाली रिएक्शन को घुमा दूं पूरा, हम रिवर्स कर दें इसको अगर, तो ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, मैं वही कर रही हूँ, इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट इस तरफ आएगा, ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट इस तरफ आ जाएगा, और ये हमने इस तरफ कर दिया ग्लूकोज। बेसिकली हमने सेकंड को रिवर्स किया है, 6-फॉस्फेट प्लस वाटर प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, जो फर्स्ट रिएक्शन है इसके लिए मैंने लिख दिया डेल्टा जी नोट 1, जो ये सेकेंड रिएक्शन थी इसकी वैल्यू थी डेल्टा जी नोट के लिए -14। अब क्योंकि मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +14 किलो जूल पर मोल, है ना, साइन चेंज होना ही है। इसको मान लिया हमने सेकेंड रिएक्शन है,
इसको डेल्टा जी नोट 2 लिख दिया, है ना। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे, इसको भूल जाओ, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम रिवर्स कर चुके हैं, ये नहीं चाहिए होगा। इन दोनों को देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज कैंसिल, फॉस्फेट से फॉस्फेट कैंसिल, वाटर से वाटर भी खत्म, क्या बचा जो हमें चाहिए था भाई, ग्लूकोज। बस यहाँ तक अगर आपने सोच लिया बस, तो फिर तो हो गया रिएक्शन, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये और यहाँ क्या मिला हमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऐसे 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट 3 है। अब मुझे ये पता है कि जब मैंने फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड किया है तो मुझे ये वाली रिएक्शन मिली है थर्ड वाली, तो क्या होगा, इसकी डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी, वो भी ऐड होंगे आपस में, यानी कि डेल्टा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, डेल्टा जी नोट 3 जो आया है वो कैसे आया है, डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2 से। डेल्टा जी नोट 1 कितना है, -21 किलोजूल पर मोल, ये कितना है, ये है 14 किलोजूल पर मोल, दोनों की यूनिट क्या है, किलोजूल पर मोल, ठीक है, ऐसे करके। सो -21 प्लस 14 कितना है, -7, ये आ गया -7 किलोजूल पर मोल। तो ये हमने इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकाल दी, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं हटाऊंगी इसको स्क्रीन से। ओके, तो हमने कहा था कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -RT ln के इक्विलिब्रियम होता है, और हमने डेल्टा जी नोट फाइंड आउट किया था -7 किलोजूल पर मोल। अब सिर्फ वैल्यूज रखेंगे, यहाँ लिखा मैंने -7। आप ध्यान रखो, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको यूनिट का खास ध्यान रखना है, क्या है ये, किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू माइनस आर कितना होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इनटू में टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहिए होगा 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इसको चेंज करेंगे केल्विन में कितना 273 ऐड कर दो, इसमें क्या बनेगा 298, ठीक है, टेम्परेचर आ गया 298 केल्विन, इनटू में ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। अब देखो, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, यहाँ पे जूल है, यहाँ पे किलो जूल है, हटाओ यहाँ से इसको, इनटू में 10 टू द पावर, ये मैंने पहले ही कर दिया, एक सेकेंड, अगर हम देखो 7 किलो जूल गिवन था, इनटू में अगर आप 10 टू द पावर 3 करोगे तो ये जूल वैसे ही बन गया, ठीक है, तो जूल से जूल भी कैंसिल, यूनिट कोई बची नहीं, यूनिट चाहिए भी नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस भी कैंसिल, 7 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 8.314 इंटू 298 इज इक्वल टू ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। हमें चाहिए के इक्विलिब्रियम, सो दिस विल बी इक्वल टू, उसको बेस में ले आओ, ई बन जाएगा ये e टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 8.314 इंटू 298। कैलकुलेटर आपका अलाउड होता है ये एग्जाम में, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा सॉल्व करने के बाद के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 16.87। मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आप इसको अगर लिखोगे 16.8 तो भी आपका आंसर रेंज में आ जाएगा, 16.9 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, आपको रेंज मिलेगी कम से कम, मान लो 16.5 से लेके 17.0 तक, इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलती है वैसे, ठीक है। तो बस फिर अप टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद आपको एक ही डिजिट लिखना है, आप चाहें तो 16.8 ही लिख दें, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोरोजन ऑफ आयरन इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन दिस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज बेस्ट सुटेड एज सैक्रिफिशियल एनोड। ये आपको आयरन का कोरोजन गिवन है, आपको बताना है सैक्रिफिशियल एनोड में हम इनमें से कौन से वाले मेटल को यूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाओगे, टाइम दोगे क्वेश्चन को, अगर आप सॉल्व कर लोगे। देखो, हमें ये पता है, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा गैल्वेनाइजेशन का, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं, सैक्रिफिशियल एनोड। होता ये है कि अगर हम ये कोरोजन वाले स्टेप को देखें, आयरन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोरोजन होने के बाद ये बना, आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कोरोजन का प्रोसेस है, इसमें आयरन 0 से +2 में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो सैक्रिफिशियल एनोड में हम करते क्या है कि जो ये आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, अब आयरन को आप किसी और मेटल से कवर कर दो, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि पहले वो वाला मेटल कोरोड होगा, उसके बाद आयरन का नंबर आएगा। तो जैसे मान लो आपने किसी और मेटल से उसको कवर कर दिया, आपको पता है कुछ टाइम के बाद कोरोजन होने वाली है, मतलब कुछ टाइम तक वो कोरोड होगा,
और कुछ मान लो 6-7 महीने बाद उसको चेंज कर दे, तो ऐसे करके हम कर ये रहे हैं कि जो ऊपर लगाए ना मेटल, वो तो वेस्ट हो रहा है, वो तो उसका कोरोजन होना ही होना है, लेकिन हम आयरन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। आपको बताना है कि हम इनमें से कौन से वाला मेटल यूज करते हैं जो बेस्ट सूटेड होगा इस प्रोसेस के लिए। तो मेन पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना है ना, तो यहाँ पे जिसकी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो आंसर होगा अपना। देखते हैं यहाँ पर, देखो ये सारी आपको रिडक्शन वाली रिएक्शन दे रखी है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये रिडक्शन वाली रिएक्शंस हैं तो ये ई नोट वैल्यू भी किसकी होगी, रिडक्शन की, मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। तो अगर हम बात करें इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो मैक्सिमम किसकी है, यहाँ पे Ag प्लस की, मतलब अगर रिडक्शन की टेंडेंसी देखेंगे तो Ag प्लस की मैक्सिमम है। उसके बाद किसकी है, ये वाली वैल्यू है प्लस की है ना, कॉपर 2 प्लस की है। इसके बाद किसकी है, इसके बाद कैडमियम 2 प्लस की है, इसके बाद Mg2 प्लस की है। ये ऑर्डर है रिडक्शन पोटेंशियल का, मतलब अगर रिडक्शन ही करवाना होगा तो Ag प्लस सबसे आगे आएगा रिड्यूस होने के लिए। ठीक है, अब एक चीज समझना, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाते हैं यहाँ पे, स्पेशली इन दोनों में होगी। ऐसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल जो अपनी सीरीज होती है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ये सारी प्लस की वैल्यूज है। ठीक है, ऐसे 4 5, इस ऊपर आ जाएगा -1 -2 -3, इस तरह से होता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है, यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल बाय कन्वेंशन कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे 0.80 था, मतलब यहाँ पे आ रहा होगा 0.80 है ना, हमने उसको आगे रखा। देन मैं लिखा 0.30, क्योंकि अगर ये 0 है पहले आएगा 0.3, फिर आएगा 0.8 है ना, तो 0.8 सबसे आगे, फिर ये 0.34। अब अगर बात हो रही है रिडक्शन की, तो नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ देखो कितना है, -0.4, यहाँ पे -0.4, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, -2.3 -2.3 यहाँ पर आएगा। तो मतलब ये तो सबसे कम वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो इसीलिए हमने -0.4 को यहाँ पे रखा है, कैडमियम को यहाँ रखा और फिर इसको यहाँ पे रखा लास्ट में। ठीक है, तो ये हमने रिडक्शन की बात करी है। क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें ऑक्सीडेशन करवाना है स्पीड से, तो रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। तो ये हमने रिडक्शन का ऑर्डर लगाया था, ऑक्सीडेशन का क्या होगा, ये Mg2+ का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में जो चेंज होगा Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में, तो ऑक्सीडेशन वाले केस में क्योंकि Mg2+ की रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम की मैक्सिमम होगी। देन कैडमियम आएगा यहाँ पे, देन कॉपर आएगा और देन Ag आएगा। दैट मीन्स अगर ऑक्सीडाइज करवाना ही है तो मैग्नीशियम सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, तो ये बेस्ट हो गया सैक्रिफिशियल एनोड, इसलिए हम ऑप्शन डी मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब मुझे बताना आपको कितने मार्क्स मिले इस वाले टेस्ट में, और साथ में ये भी बताना कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा। इसी के साथ साथ ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि ये वाली सीरीज देख के आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, मैं बोल रही हूँ ये वाली वीडियो देख ली, कोई बात नहीं, आगे से कोई वीडियो मत देखना। मेन पॉइंट है लास्ट का टाइम चल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए है, आपको बिल्कुल डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। तो जिसको लग रहा है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आपको और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं, आप बिल्कुल देखिए। जिसको लग रहा है मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मुझे डाउट हो रहा है खुद की प्रिपरेशन पे, आप बिल्कुल बंद कर दो, आगे से मत देखना। ठीक है, तो एकदम आपको कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाना है, जितना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते उतना करिए, और जिन भी चीज़ों से बूस्ट हो रहा है वही काम करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हो आपको कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है फिर आपको नहीं देखना वो। ठीक है, रिविजन पे मेन फोकस करना है, उस पर ध्यान दीजिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।